नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर सादर आमंत्रण है। आप सभी लोगों ने हमारे संसद में जो राज्यसभा लोकसभा की रचना को पढ़ाया है, उस पर आप लोगों के लाइक्स हमको मिले हैं, जिसको मैं सादर आपका अभिवादन करता हूं। उसी जोश के साथ मैंने कहा था आज की जो वीडियो होगी वह मैंने हेडिंग दे रखी है संसद के पदाधिकारी। ठीक, संसद में पदाधिकारी कौन होते हैं। तो इसमें संसद के पदाधिकारियों को बताने से पहले मैं ये सोचता हूं कि पहले ये हम बता दें कि कौन लोग संसद का सदस्य बनने के अयोग्य हैं। ठीक, जैसे योग्यता की बात करते हैं, भारत का नागरिक हो। अगर लोकसभा की बात करते हैं तो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ का पद धारण करता हो। तो ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आप उसकी योग्यता का प्रमाणीकरण करते हो। राज्यसभा की बात करते हैं तो वहां उम्र कितनी हो जाती है? 30 वर्ष। अच्छा, ये ध्यान दीजिए, कहीं ये नहीं लिखा इसमें कि वह कितना पढ़ा लिखा हो। इसके पीछे भी रीजन था। ऐसा नहीं था कि उस समय संविधान सभा के सदस्यों के मन में विचार नहीं आया कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तय किया जाए। यह भी उनके विचार में आया था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उनकी शिक्षा संबंधित किसी चीज को नहीं डाला। उनका यह मानना था कि अगर जो आबादी पढ़ी लिखी नहीं है, अगर हमने उसमें शिक्षा से संबंधित प्रावधान डाल दिया कि यह मिनिमम इतनी शिक्षा ग्रहण किया हो, तो बहुत बड़ा वर्ग जो है वो चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएगा। हो सकता है बाद में संसद इसमें कुछ संशोधन करे, लेकिन अभी तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कहने का मतलब भारत का प्रत्येक नागरिक जो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, ठीक है, अमीर हो या गरीब हो, उससे चुनाव लड़ने, अपना वोट देने का पूरा अधिकार है। और यही है राजनीतिक स्वतंत्रता, जो आपके प्रस्तावना में भी है। ठीक है, तो हम संसद के पदाधिकारी को शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि कौन लोग क्या बोलते हैं कि अयोग्य हैं। ठीक, तो मैंने पहले ही हेडिंग दिया, संसद सदस्य बनने से कौन लोग अयोग्य हैं। जो लोग लाभ का पद धारण करते हैं वो संसद का सदस्य नहीं बन सकते। अपवाद है मंत्री पद को छोड़कर। दैट इज क्लियर। विकृत, पागल, दिवालिया ना हो, मतलब न्यायालय द्वारा उसको विकृत घोषित कर दिया गया हो तो वह सदस्य नहीं बन सकता। दिवालिया हो, बैंक का बहुत लोन हो, कर्ज हो, उसका सब कुछ बिक चुका हो, ठीक है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। कोई व्यक्ति जो स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले लिया है वह भी संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक, अब अगला, ये तो मैं 3 चीजों को बताया नॉर्मली, लेकिन हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 या इसी को कहते हैं लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा कुछ नियम बनाए गए, शर्तें बनाई गई, जिससे संसद का सदस्य कोई नहीं बन सकता। क्या? पहला, भ्रष्ट आचरण हो उसका आचरण सही नहीं हो। नंबर 2, नियत समय पर उसने अपने चुनाव का ब्यौरा नहीं दिया हो। नंबर 3, करप्शन किया हो और उसको सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो। नंबर 4, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, निगम में लाभ के पद देशक पद पर न हो, डायरेक्टर न हो, और सरकार का उसमें 25% हिस्सा हो, जिसमें सरकार का 25% हिस्सा हो उसमें डायरेक्टर के पद पर न हो। अगर वो है तब वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, निगम में लाभ के पद पर, निदेशक पद पर न हो और जिसमें सरकार का 25% हिस्सा। ठीक, अगर नहीं है तो लाभ का पद ग्रहण करता है, इसका मतलब, इसलिए उसको जो चुनाव लड़ने से मना किया जा सकता है। अगली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दल बदल के आधार पर उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक, दल बदल के आधार पर, अगला सबसे इंपॉर्टेंट, इसको भी कर सकते हैं कि अयोग्य क्यों घोषित किया जा सकता है। तो दल बदल के आधार पर भी उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। दल बदल की जांच कौन करता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकसभा में बात करेंगे। अगर लोकसभा में बात करेंगे तो इसकी जांच कौन करेगा दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और राज्यसभा में करेंगे
तो इसकी जांच कौन करेगा? सभापति करेगा। एकदम फ्रेम से समझिए। दल बदल के आधार पर जो आपकी 10वीं अनुसूची है, जो 12 अनुसूची में 10वीं अनुसूची जो दल बदल पर आधारित है, उसमें लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा लोकसभा में, और राज्यसभा में कौन करेगा? सभापति करेगा, इसकी जांच करेगा। अच्छा, दल बदल के आधार पर उसको कैसे अयोग्य ठहराया जा सकता है वो देखिए। स्वेच्छा से जिस पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ा है उसका त्याग कर दे उस पार्टी को, या फिर अपनी पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध जब सदन में चुनाव हो रहे हों, किसी विधेयक आता है, प्रस्ताव पास होता है, फिर उस पर मतदान होता है, ठीक, तो अपनी पार्टी के विरुद्ध, निर्देशों के विरुद्ध अगर मतदान किया हो, निर्दलीय चुनाव लड़ा हो, लेकिन बाद में वह फिर किसी दल में शामिल हो गया हो, तो उसको दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। यह दल बदल के आधार पर जांच कौन करेगा? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा और राज्यसभा में सभापति करेगा, ठीक है। इस मामले में 1992 में, ध्यान देंगे, 1992 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दल बदल के आधार पर जो जांच की गई है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि किस आधार पर किया है, ठीक है। मतलब यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है दल बदल के आधार पर, ठीक है। अगला है कि कोई संसद सदस्य अपना स्थान रिक्त कैसे करेगा, उसकी क्या कंडीशन है। इसमें भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की बात है। अगर कोई व्यक्ति दोहरी सदस्यता ले लेता है, जैसे पहला 2 सीट पर चुनाव जीतता है, पहला 2 सीट पर चुनाव जीतता है, तो उसको 1 सीट खाली करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या है कि अगर वो 2 सीट पर चुनाव जीतता है तो उसको 1 सीट खाली करनी पड़ेगी। 10 दिन के अंदर अगर किसी, मान लीजिए वह राज्यसभा का सदस्य है, ठीक, पहले वह राज्यसभा का सदस्य था, चुनाव में हुआ, फिर वह लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव में वह जीत गया, तो उसको 10 दिनों के अंदर बताना होगा कि वह लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है या राज्यसभा का। अगर 10 दिनों के अंदर नहीं बताता, तो 10 दिनों के अंदर नहीं बताता तो उसकी जो है राज्यसभा की सीट क्या हो जाएगी दोस्तों? राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी अपने आप। राज्यसभा की सीट जो है वो खाली हो जाएगी। मैंने क्या कहा दोस्तों सदस्यता में, जैसे लोकसभा, इससे पहले राज्यसभा का सदस्य है, चुनाव हुआ तो लोकसभा में विजयी हो गया, और लोकसभा में विजयी हो गया तो राज्यसभा, क्या बोलते हैं, लोकसभा जीतने के बाद उसको 10 दिनों के अंदर बताना होगा कि आप लोकसभा में रहना चाहते हैं साहब या राज्यसभा में। अगर आपने 10 दिनों के अंदर नहीं बताया तो आपकी राज्यसभा की सीट अपने आप क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। दूसरी बात, लोकसभा में 2 सीटों से चुनाव लड़ता है, दोनों भी जीतता है, तो उसको 1 सीट क्या करनी होगी? खाली करनी होगी। नंबर 3, अगर वो राज्य विधानमंडल का सदस्य बनता है, पहले है, फिर वो लोकसभा का भी सदस्य बन जाता है, तो उसको 14 दिन के अंदर बताना होगा। अगर नहीं बताता है दोस्तों, तो यहां पर स्वेच्छा से संसद की सीट खाली हो जाएगी। स्वेच्छा से सदन की सीट क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। मतलब यहां पर 14 दिन के अंदर उसको बताना होगा, या फिर स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे। अब ये स्वेच्छा से त्याग पत्र किसको देगा? अगर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा राज्यसभा की बात करते हैं तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अगर वह 7 दिन तक सदन को बिना बताए अनुपस्थित रहता है तब भी उसका स्थान क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर कौन लोग अयोग्य माने जाएंगे, कब स्थान रिक्त हो सकता है, दोनों चीजों को मैंने बता दिया। ठीक है, वेतन और भत्ते संसद तय करती है। संविधान में पेंशन का प्रावधान नहीं था, लेकिन संसद पेंशन देती। ठीक, अब आते हैं पीठासीन अधिकारी पर। पीठासीन अधिकारी में लोकसभा की बात करेंगे तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा की बात करेंगे तो सभापति और उपसभापति। यह आपको पता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, अब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे, राष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को तारीख तय करता है। यहां ध्यान देंगे, राष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है कि कब चुनाव होना है। अब पहली बैठक जब होती है उसी में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुनाव हो जाता है। ठीक है, तो वह क्या बन जाता है? अध्यक्ष बन जाता है। अब ये पद त्याग किसको देता है? ठीक है,
पद त्याग किसको करता है? तो ये स्वेच्छा से उपाध्यक्ष को या तो स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकता है, तो त्याग पत्र अपना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा। ध्यान से देखें, ध्यान दें, अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। मैं यहां धीरे त्याग पत्र लिखता हूं, आप समझ लेंगे। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। ठीक, अब यहां देखें, स्वेच्छा से उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है, या फिर अगर वह संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है या जो उसको अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के कर्तव्य बताए गए हैं उसका उल्लंघन करता है, तो संकल्प प्रस्ताव द्वारा उसको 14 दिन पहले संकल्प प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। इसके पहले उसको 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी कि आपके खिलाफ संकल्प प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो आपको हटाया जा सकता है। ठीक है, अब क्या होगा? अगर अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अगर अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो उस समय अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, तो कौन होगा? उपाध्यक्ष हो जाएगा। उस समय अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। फिर देखें, अध्यक्ष को हटाने का अगर प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, लेकिन सदन में वह बैठ सकता है, अपने विचार रख सकता है, मत दे सकता है, लेकिन यही इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि निर्णायक मत इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि वह सदन का सदस्य सदन का अध्यक्ष नहीं है, लेकिन मत दे सकता है। तो इसलिए दे सकता है क्योंकि वह सदन लोकसभा का सदस्य है। हटाया किस पद से? हटाने का विचार कहां रखा गया है? अध्यक्ष पद से। अध्यक्ष पद से जब हटाने का विचार रखा गया तो निर्णायक मत नहीं दे सकता, लेकिन वह ऑलरेडी सदन का सदस्य तो है, इसीलिए वह अपना मत दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता। अगली बात नोट करके लिख लेंगे कि लोकसभा के विघटित होने पर भी अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता जब तक नई लोकसभा का गठन न हो जाए और नए अध्यक्ष का चुनाव न हो जाए, नए अध्यक्ष का निर्वाचन न हो जाए। ठीक है, यह कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। जब लोकसभा के विघटित होने पर भी अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता जब तक नई लोकसभा का गठन न हो जाए और अध्यक्ष का निर्वाचन न हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, पहले क्या होता था कि अमूमन जो है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सत्ताधारी पार्टी के होते थे। ध्यान सुने, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते थे वह सत्ताधारी पार्टी के होते थे। इसके बाद अध्यक्ष 10वीं लोकसभा के बाद क्या हुआ? अध्यक्ष सत्ता पक्ष का हो गया और उपाध्यक्ष विपक्ष का हो गया। 10वीं लोकसभा के बाद से अध्यक्ष सत्ता पक्ष का हो गया और उपाध्यक्ष विपक्ष का। नहीं तो इसके पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सत्ता पार्टी के होते थे, लेकिन इसके बाद क्या हो गया? ये जो है अध्यक्ष सत्ता पक्ष का और उपाध्यक्ष विपक्ष का हो गया। आगे देख लीजिए, एक हिस्टोरिकल चीज बताना चाहता था मैं, ये इसको देख लीजिए। अगर हम द्विसदनीय व्यवस्था की बात करते हैं तो प्रारंभ कब से होता है? 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो उसके तक 1921 में जो चुनाव हुए तब अध्यक्ष को प्रेसिडेंट कहते थे। ध्यान सुने, अध्यक्ष को प्रेसिडेंट कहते थे और उपाध्यक्ष को डिप्टी प्रेसिडेंट कहते थे यहां पर। और यह परंपरा 1947 तक चली। 1947 के बाद ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए। तो प्रेसिडेंट हो गया फ्रेडरिक व्हाइट और डिप्टी प्रेसिडेंट हो गया सच्चिदानंद सिन्हा। प्रेसिडेंट थे उस समय फ्रेडरिक व्हाइट और डिप्टी प्रेसिडेंट उस समय थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जो नई लोकसभा बनी 1951 में जब लोकसभा हुआ तो उस समय अध्यक्ष बने गोपाल स्वामी आयंगर और जीवी मावलंकर। लोकसभा के जो अध्यक्ष बने पहले जीवी मावलंकर और जो उपाध्यक्ष बने गोपाल स्वामी आयंगर। जगह तो नहीं है, मैं लिख सकता हूं। पहले जो अध्यक्ष बने पहली लोकसभा में वह थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, और उपाध्यक्ष जो बने ये थे अनंत शयनम आयंगर। ठीक है, तो दोनों मैंने तो पहले जो अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर साहब थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम आयंगर। तो इसमें ये योग्यता और अयोग्यता के प्रश्न पर काफी बच्चों ने हमसे फोन करके कहा कि सर जी ये बता दीजिए, तब पीठासीन अधिकारी बताइए। तो मैंने पीठासीन अधिकारी बाद में लिखा, इसके पहले आपको सदस्यों के अयोग्यता क्या है उसको मैंने बता दिया
और रिक्त किस दशा में होता है ये बता दिया, इसकी मैंने बैकग्राउंड हिस्टोरिकल बता दी, और ये मैंने पीठासीन अधिकारी को बता दिया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपने हमको लोकसभा और राज्यसभा की जो संस्था में पढ़ाया उस पर आपके बहुत अच्छे व्यूज मिले, जिससे मैं आप लोगों का सादर अभिवादन करता हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और ये टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे अध्यक्ष की शक्तियां। अध्यक्ष की, लोकसभा अध्यक्ष की क्या शक्तियां हैं, ठीक है, उसको शपथ कौन दिलाता है, अध्यक्ष की शक्तियां कौन है, ये कल की मतलब अगली क्लास की वीडियो में होगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने इसमें संसद सदस्यों की अयोग्यता को उठा दिया है। दल बदल बहुत पूछता है एग्जाम में, ध्यान देंगे, बहुत पूछता है एग्जाम में। इसका फैसला कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, यहाँ पर राज्यसभा का सभापति करता है। ये भी नाइस में की जा सकती है, ये बहुत पूछा गया प्रश्न है। और अगली बात ये पूछा गया प्रश्न है कि अध्यक्ष को हटाने का अगर प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, परंतु सदन में बैठ सकता है, अपने विचार दे सकता है, अपना मत दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी ये दो चीजें बता दिया। जो पहला अधिनियम बना था तो उस समय फ्रेडरिक व्हाइट और सदानंद सिन्हा थे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास होगी लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति। बस, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।